हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर। तो 19 अक्टूबर में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको आज हम कवर करेंगे, जिसमें दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें तो टोटल 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन के अंदर 10-10 क्वेश्चन ऐड हैं, तो आपका 100 से 150 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जो भारत है दोस्तों, उसके 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति आलोक सिंह, या फिर न्यायमूर्ति पवन कल्याण। तो बताइए दोस्तों, कौन बनेंगे 91 मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसका इमेज देख सकते हैं दोस्तों, यही जो हैं वो भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसको आप याद रख लेना है। और अभी कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। संजीव खन्ना 6 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे, और यह दोस्तों केवल 6 महीने का कार्यकाल करेंगे, जो 13 मई 2025 को समाप्त होगा। उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। जो DY चंद्रचूड़ है दोस्तों, इसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना स्थान लेंगे, जो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। मतलब जो DY चंद्रचूड़ हैं वो 2 साल के बाद अपना स्थान को सेवानिवृत्त करेंगे दोस्तों, और उसके बदले में कौन आएगा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल, रिया सिंधा, ध्रुवी पटेल, या नेहा पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, निकिता पोरवाल ने जो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है, और ये कहाँ का रहने वाला है? मध्य प्रदेश का। अब निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। निकिता उज्जैन में पली बढ़ी हैं, मगर कई वर्षों से वह मुंबई में रह रही हैं। दादरा और नागर हवेली की रहने वाली रेखा पांडे पहली रनर अप रही हैं। जो दादर और नागर हवेली की रहने वाली रेखा पांडे हैं दोस्तों, वो रनर अप रही हैं, और गुजरात की आयुषी ढोलकिया दूसरी रन अप रही हैं। इस पॉइंट को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मोहन यादव, राकेश सिंह, मनोहर लाल खट्टर, या फिर नायाब सिंह सैनी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नायाब सिंह सैनी। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता नायाब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और शपथ ग्रहण समारोह में पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? शालीमार ग्राउंड में। कहाँ के? पंचकूला के। किसने? नायाब सिंह सैनी ने। और ये जो दोस्तों लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तोरे ने नायाब सिंह सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। किसने दिलाई है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसकी मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। यह दूसरी बार है दोस्तों हरियाणा की, और जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितलीय विविधता केंद्र बन गया है? अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा
तितली विविधता केंद्र बन गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ पॉइंट देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविध केंद्र बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानों में टोटल 446 से अधिक तितलियां प्रजाति पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के नमदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह भारत का दूसरा तितली विविध केंद्र बन गया है। 27 से 29 सितंबर तक पहली बार तितली संरक्षण बैठक 2024 आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 40 तितलियां प्रेमियों ने भाग लिया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विस्तृत तितली रिकॉर्ड और तितली की स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी देना था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2024 कब मनाया गया था? विश्व में एनेस्थीसिया दिवस 2024 में कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर को मनाया गया था। वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनेस्थीसिया सर्जरी ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया दिवस हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोगों के इसके महत्व और जागरूकता किया जाए। और एनेस्थीसिया छोटी या बड़ी सर्जरी के दौरान बेहोश करने का एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके जरिए मरीजों को बेहोश किया जाता है। दोस्तों यही एक ट्रीटमेंट है और इसका थीम है दोस्तों वर्क फोर्स वेल बीइंग। वर्क फोर्स वेल बीइंग इसका थीम है किसका? एनेस्थीसिया दिवस का। अगला देखते हैं। माउंट सीसापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? माउंट सीसापंगमा पर चढ़ने वाले भारतीय कौन बने हैं पहले? कामिरीता शेरपा, विकास अहलावत या फिर राजेश कल्याण या अर्जुन वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन वाजपेयी है। देख लीजिएगा इसका इमेज। अगला देखते हैं। नोएडा के रहने वाले अर्जुन वाजपेयी ने 8027 मीटर ऊंची इस पंगमा चोटी पर चढ़ाई की है। वह 8000 मीटर से ऊंची 8 चोटियों पर फतह करने वाली पहले भारतीय बनी हैं। मतलब जो 8000 मीटर ऊंची चोटी है वैसे ही 8 चोटियों पर फतह करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अर्जुन वाजपेयी ने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट सीसापंगमा जो है दक्षिण मध्य तिब्बत में स्थित हैं और यह नेपाल की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर हैं। यह हिमालय के जुगल हिमालय में स्थित हैं। माउंट सीसापंगमा को गोसाई थान भी कहा जाता है। माउंट सीसापंगमा को गोसाई थान भी कहा जाता है, इसको याद रख लेना है। यह दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी है। जो सीसापंगमा है दोस्तों यह दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई टोटल 8027 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा होऊ चोगबा फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया है? मेरा होऊ चोगबा फेस्टिवल 2024 में कहाँ मनाया गया है? इम्फाल, मणिपुर, असम, नागालैंड या सिक्किम? तो कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल जो मणिपुर में स्थित है दोस्तों, वहाँ पर मनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाली स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन का मजबूत करने वाला वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगबा 2024 इस्तीफा में आयोजित किया गया था। इसका आयोजित एक राज्य समिति मणिपुर रॉयल पैलेस और पवित्र स्थल कंगाला द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पवित्र स्थल कंगाला द्वारा किया गया था। जो मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है, जिसकी राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं और इसमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रख लेना है। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? BEML, इसरो, DRDO या फिर HAL? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BEML। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML जो कि 866.87 करोड़ रुपये में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित बुलेट ट्रेन हाई स्पीड का निर्माण करेगी दोस्तों। कौन करेगी? BEML। इसका फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि कितने लागत पर 866.87 करोड़। और यह जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है। भारत का अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने कहा है कि उसे 2 तिहाई स्पीड
ट्रेन सेट के डिजाइन, निर्माण और कमीशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। भारतीय रेलवे उत्पादन इकाई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किए गए हैं। इस ऑर्डर में प्रत्येक ट्रेन में 8 कोच होगी। इस ट्रेन को कीमत 27.86 करोड़ रुपये प्रति कोच होगी और इसकी स्थापना मई 1964 में किया गया था। किसकी स्थापना? BEML की स्थापना 1964 में किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विविध धरोहर में शामिल किया जाएगा? इंदौर, ओरछा, सांची या भोपाल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओरछा को शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ओरछा, जो अपने अद्वितीय स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती हैं, अब इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। किसे? ओरछा को। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की ऐसी एकमात्र विश्व धरोहर स्थली है जो राज्य संरक्षित हैं। वर्ष 2027-28 के लिए केंद्र ने ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की अनुशंसा की है। ओरछा का स्थापत्य बुंदेला शासकों द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? बुंदेला शासकों द्वारा विकसित किया गया था, जो अद्वितीय स्थापत्य शैली का प्रतीक, जिसमें महलों, मंदिरों और किलों को समावेशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में कौन सा देश पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2025 में कौन सा देश पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान, भारत, ब्राजील या UAE? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खो खो विश्व कप को तारीखों और लोगों का अनावरण किया गया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा। कब होगा? 13 से 19 जनवरी के बीच होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। और ये जो है दोस्तों 2025 में किया जाएगा। पहली बार होने वाले खो खो विश्व कप में 24 देशों के टीम हिस्सा लेंगे। कितने देशों के टीम हिस्सा लेंगे? 24 देशों के। इसमें पुरुषों और महिलाओं की 16-16 टीमें हिस्सा लेगी। भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक खो खो के इस विश्व कप का उद्घाटन संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा। अगला देखते हैं। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, S जयशंकर ने किया था। 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वीं SCO शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। इसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता में भी शामिल हुए हैं। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 2015 की यात्रा के बाद यह किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। सुषमा स्वराज ने दिसंबर 2015 में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? नीतू डेविड, स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा या श्रियंका पाटिल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीतू डेविड। अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ी को शामिल किया गया है। 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कौन कौन से किया गया है दोस्तों? देखते हैं। जिसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला की टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज AB डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। किसे? एलिस्टर कुक, नीतू डेविड और AB डिविलियर्स को शामिल किया गया है। नीतू डेविड है दोस्तों यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी हैं। और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? डायना एडुल्जी थी, जिन्हें ICC ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर को किस देश में पहली आसियान भारत ट्रैक एक साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई है? सिंगापुर, चीन, भारत या श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। 16 अक्टूबर को सिंगापुर में पहली आसियान भारत ट्रैक एक साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई है।
इसकी वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने की है। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में साइबर खतरे की दृष्टि से राष्ट्रीय साइबर नीतियों, खतरों के आकलन और संयुक्त राष्ट्र में ICT डोमेन के हाल में घटनाक्रमों पर विचार का आदान प्रदान किया था, जिसकी सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुर, जिसमें मुद्रा रहेगा सिंगापुर डॉलर, और जिसमें और वहाँ का प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ, नई दिल्ली, कोच्चि या सूरत? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। नीति आयोग द्वारा 17 अक्टूबर से नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को किया जा रहा है दोस्तों, और यह कार्यक्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। किसके सहयोग से? अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के। और सेमिनार का मुख्य फोकस वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में मेथनॉल की भूमिका और ग्रीन शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल के उद्भव पर प्रकाश डालना होगा। इस कार्यक्रम में दुनिया भर में मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और संबंधित तकनीकी विकास से संबंधित परियोजनाओं, उत्पादों और अनुसंधान एवं विकास पहलों की प्रगति पर प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 13 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप में विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन एक अधिक न्याय संगत, समावेशी और समान दुनिया की ओर से सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है, खासकर उन लोगों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसका थीम क्या है दोस्तों? सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी के समाज के लिए मिलकर कार्य करना, यह इसका थीम है। तो दोस्तों, ये था हमारा टोटल 15 क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम हर क्वेश्चन के अंदर हम 10 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। मतलब हम टोटल 100 से अधिक क्वेश्चन को हम हल किए हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो रहेगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और डेली हमारे साथ जुड़ना ना भूलें दोस्तों। यूट्यूब पर डेली 9 बजे हमारा करंट अफेयर का क्लास होता है, जिसमें हम डेली बेसिस से क्लास लेकर आते हैं। तो हमारे हर आने वाले वीडियो को देखना ना भूलना दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर सफल मिल सके। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।